चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंबई से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। वहां जोगेश्वरी इलाके में एक डंपर ने एक बाइक सवार को रौंद दिया, जिसके बाद वो डंपर सामने से आ रही एक बस से टकरा गया। बस से टकराने से पहले इस बेकाबू डंपर ने सड़क पर अपने आगे चल रहे एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी। ये टक्कर इतनी भयंकर थी कि डंपर उस बाइक सवार को रौंदते हुए सामने से आ रही बस में घुस गया। इस टक्कर के बाद वहां कुछ देर के लिए खौफनाक सन्नाटा पसर गया, मगर कुछ मिनट बाद ही डंपर का ड्राइवर वहां से भागता दिखा। बाद में कुछ लोग घटना वाली जगह पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस को हादसे की जानकारी दी। गुजरात में विजय रूपाणी की सरकार के 5 साल पूरा होने पर हो रहे जश्न का कांग्रेस ने विरोध किया। एक तरफ राज्य सरकार इस मौके पर 9 दिनों का जश्न मना रही है, तो वहीं कांग्रेस ने अलग अलग जिलों में इसके विरोध में कार्यक्रम किया। वहां के डांग जिले में भी ऐसा ही प्रदर्शन हुआ, जिसमें शामिल हुए नेता प्रतिपक्ष परेश धनाड़ी को पुलिस ने उस समय हिरासत में ले लिया जब वो मीडिया से बात कर रहे थे। पुलिस को उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाने में अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी। वो जब उन्हें खींचकर अपनी गाड़ी तक लाई तो एक समर्थक उनसे लिपट गया। परेश धनाड़ी भी नारे लगाते हुए किसी न किसी तरह से पुलिस को रोकते दिखे, जिसके बाद पुलिस वालों ने उनके समर्थक को जैसे तैसे उनसे अलग किया और पूरा जोर लगाकर उन्हें गाड़ी में बैठाया। इससे पहले जब उन्होंने मीडिया से बात करनी शुरू की थी तो पुलिस वाले आ गए और उन्होंने उन्हें समझाया कि उनके वहां खड़े होने से ट्रैफिक जाम लग रहा है। आज लेकिन परेश धनाड़ी नहीं माने और ये दलील देने लगे कि वो मीडिया से बात कर रहे हैं। पुलिस वालों ने उन्हें रोका तो वो उखड़कर बात करने लगे। गुजरात में 1.5 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार समाज के हर तबके को खुद के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है और इसीलिए उसने कार्यक्रम आयोजित किए, जिसके विरोध में कांग्रेस ने भी कमर कस ली। दिल्ली के पास हरियाणा के बहादुरगढ़ से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक बदमाश ने एक कारोबारी की कार के सारे शीशे तोड़ दिए। ये बदमाश मास्क लगाकर स्कूटी पर वहां आया था, जिसकी तोड़फोड़ करने की तस्वीर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस हमलावर ने लोहे की रॉड से कार के शीशों पर कई वार किए और एक के बाद एक सभी शीशों को चकनाचूर कर दिया। इसके बाद वो भाग गया। सुबह कार के शीशे टूटे मिले, जबकि सीट पर कांच के टुकड़े बिखरे नजर आए। उसने तसल्ली से चारों तरफ के शीशे तोड़े और वो फिर अपनी स्कूटी भगा के ले गए। बताया गया कि तोड़फोड़ के अलावा आरोपी ने वहां एक धमकी भरा खत भी छोड़ा, जिसके बाद पीड़ित कारोबारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। 84 कोस परिक्रमा मार्ग के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ यूपी के नेताओं की बैठक हुई। न्यूज 18 के यतेंद्र शर्मा की रिपोर्ट है कि इस बैठक में गडकरी के साथ राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, सड़क परिवहन मंत्री समेत कई बड़े नेता और अधिकारी मौजूद रहे। हाल ही में 84 कोस परिक्रमा मार्ग को नेशनल हाईवे घोषित करने के बाद इस पर काम भी शुरू कर दिया गया है, जो बस्ती, अंबेडकर नगर, अयोध्या, बाराबंकी और गोंडा से होकर गुजरेगा और आसपास के सभी तीर्थ स्थल रामवन गमन मार्ग से जुड़ जाएंगे। दिल्ली के रंजीत नगर इलाके से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोग एक आदमी को बुरी तरह पीटते हुए दिखाई दिए। दावा किया गया कि स्कूटर टच होने पर इस आदमी का अपने पड़ोसियों से झगड़ा हो गया था, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कुछ लोग जमीन पर बेसुध गिरे एक आदमी को पीटते दिखे। इन हमलावरों ने पहले तो उसे घसीटा, इसके बाद एक आरोपी पत्थर से उसके चेहरे पर कई वार करता नजर आया। पीली कमीज पहने एक आरोपी ने तो उसकी छाती पर लात भी मारी। मारपीट के बाद हमलावर वहां से भाग गए, लेकिन वो घायल आदमी वहीं गली में बेहोश पड़ा रहा। हालांकि इस मामले में पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया। उत्तर प्रदेश में मेगा वैक्सीनेशन अभियान के पहले ही दिन कुछ जगहों पर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ गई, जिनमें जालौन भी शामिल है। वहां एक केंद्र पर इतनी भीड़ उमड़ी कि उसे संभालना मुश्किल हो गया। बताया गया कि कलेक्टर की देखरेख में यह कैंप लगाया गया था, जहां लोग भेड़ बकरी की तरह टूट पड़े। रजिस्ट्रेशन के लिए बनाए गए कमरे की खिड़की पर तो लोग ऐसे चढ़े जैसे उसे उखाड़ कर ही दम लेंगे, जिसे देखते हुए पुलिस ने पर्ची बांटने का जिम्मा अपने हाथों में लिया तो लोग जवानों से ही धक्का मुक्की करने लगे।
वैक्सीन सेंटर के अंदर का नजारा भी चौंकाने वाला दिखा। वहाँ लोगों ने न तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा और न ही मास्क लगाना जरूरी समझा। लापरवाही की इंतहा तो ये थी कि कुछ लोग अपने बच्चों को भी लेकर आ गए। हमारा प्रयास है कि थर्ड वेव से पहले अधिक से अधिक लोगों को हम टीकाकरण करें और उन्हें कोविड के दुष्प्रभाव से बचाया जा सके। सरकार की कोशिश तीसरी लहर से पहले ज्यादा लोगों को टीका लगाने की है, इसलिए यूपी में महा वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया, लेकिन वहाँ भी लोग लापरवाह नजर आए। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनी, तभी से ये साफ था कि मोदी सरकार पूर्वोत्तर को विकास के उस स्तर पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे वो देश के बाकी राज्यों की कतार में खड़ा हो सके। कुर्सी संभालने के बाद प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर के 35 दौरे किए। आजादी के बाद से अब तक किसी भी सरकार के मंत्रिमंडल में पूर्वोत्तर के इतने मंत्री नहीं रहे जितने मोदी सरकार में हैं। अमित शाह देश के पहले गृह मंत्री हैं जिन्होंने मध्य असम में श्रीमंत शंकर देव की जन्मभूमि नगांव का दौरा किया। मोदी सरकार में पूर्वोत्तर के विकास की रफ्तार एक मिसाल है। हमने अष्टलक्ष्मी के भाव से आठों राज्यों ने एक मुश्त होकर एक क्षेत्र के नाते अपने अस्तित्व को बनाना पड़ेगा। ऐसा सामंजस्य बिठाना पड़ेगा कि आठों राज्यों का विकास एक दूसरे पर निर्भर है, आठों राज्यों का विकास एक दूसरे पर आधारित है। मोदी सरकार ने जब से सत्ता संभाली है तब से भारत के उत्तर पूर्वी राज्य उनके लिए पहली प्राथमिकता रहे हैं। उनकी नजर में पूर्वोत्तर के इलाकों को विकास और समृद्धि की मिसाल बनाने का सपना सबसे प्रमुख रहा। एक समय था जब उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए दिल्ली किसी दूसरे देश की तरह थी, लेकिन केंद्र सरकार को पूर्वोत्तर तक लाने के लिए पिछले 7 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने कुल 35 दौरे किए। सरकार का पूरा जोर समावेशी विकास, क्षेत्रवाद और अलगाववाद से ऊपर उठकर पूर्वोत्तर की प्रगति पर है। पूर्वोत्तर में चल रही परियोजनाओं से जुड़े तमाम तथ्य विकास पर मोहर लगाते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए पिछले 6 साल में मोदी सरकार का बजट 2,65,000 करोड़ रहा, जो उससे पहले यूपीए सरकार के 6 साल में 65,000 करोड़ के मुकाबले 4 गुना ज्यादा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय देश का पहला ऐसा मंत्रालय है जिसे कुछ खास क्षेत्रीय अधिकार मिले हैं। इस मंत्रालय को केंद्र सरकार की ओर से बिजली, सिंचाई, सड़क निर्माण और संचार के विकास के लिए दिए गए बजट का समय पर इस्तेमाल नहीं होता, तब भी केंद्र सरकार इसे वापस नहीं लेती, बल्कि 2014 से ही इस मंत्रालय को मिलने वाली आर्थिक मदद लगातार बढ़ाई जा रही है। साल 2019-2020 में मंत्रालय ने केंद्र सरकार की ओर से दिए गए बजट का 100% इस्तेमाल करके विकास की दिशा में नया और प्रभावी कदम बढ़ाया। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय उत्तर पूर्वी राज्यों में विकास और कल्याण से जुड़े काम करने वाले विभागों के साथ तालमेल बिठाकर काम करता है। इन विभागों पर अपना काम समय पर पूरा करने की जिम्मेदारी है। वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट काउंसिल उत्तर पूर्व के 8 राज्यों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक नोडल एजेंसी की तरह काम करती है। 2019 के बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो परियोजनाएं लाए, उसमें अरुणाचल के तवांग में सीवेज और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाना, असम में 75 हेक्टेयर जमीन पर बांस औद्योगिक पार्क का निर्माण करना, मणिपुर और सिक्किम में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाना, त्रिपुरा में TSECL के सब स्टेशन की क्षमता को बढ़ाकर 400 kV तक करना, उत्तरी सिक्किम में 2 लेन के कैंटिलीवर पुल का निर्माण करना, मेघालय में मुकरो उम्स पर सड़क बनाने के अलावा सभी 8 राज्यों को इंद्रधनुष गैस ग्रिड कनेक्शन से जोड़ना शामिल है, जबकि इसके लिए 1656 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने का काम जारी है। और ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। मैं किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूं। पूर्वोत्तर के राज्यों के नेताओं की केंद्र में बड़ी भागीदारी और उन राज्यों के विकास के लिए सबसे अहम है। 2019 के चुनाव में उत्तर पूर्व के राज्यों से संसद तक पहुंचने वाले 24 में से 17 सांसद बीजेपी के हैं। Arrival of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, जबकि मोदी सरकार में 5 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। बीते कुछ साल में इस इलाके में हिंसक घटनाओं में भारी कमी देखी गई है। ये उन कोशिशों का नतीजा है जिसने इलाके में लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का स्थायी समाधान दिया और विकास के नए मापदंड स्थापित किए।
इनमें बोडो शांति समझौते के लिए 1500 करोड़ का पैकेज देना, त्रिपुरा में ब्रू रियांग शरणार्थियों को बसाने की पहल, असम समझौते के लिए हाई लेवल कमेटी बनाना, कार्बी विद्रोह को खत्म करने के लिए कार्बी शांति समझौता करना, मणिपुर में नाकेबंदी खत्म करना, त्रिपुरा में 30 साल से सक्रिय NLFT उग्रवाद को खत्म करने के लिए शांति समझौता करना और बांग्लादेश से जमीन की सीमा समझौता करना शामिल है। बांग्लादेश के साथ जो लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ है, आने वाले एक दशक के बाद बॉर्डर का जो एग्रीमेंट बांग्लादेश के साथ हुआ है, ये नॉर्थ ईस्ट के विकास का गेटवे बनने वाला है। पूर्वोत्तर राज्यों में सीमाओं को लेकर सारी कोशिशें सिर्फ समझौतों तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तर पूर्वी राज्यों से लगने वाले देशों के साथ बॉर्डर संधि से भी जुड़ी हैं। इससे भारत के सीमांत इलाकों को फायदा मिलेगा। एक समय था जब उत्तर पूर्वी राज्यों से सिर्फ उग्रवाद, घुसपैठ, नाकेबंदी और नशीली दवाओं और हथियारों की तस्करी की खबरें आती थी, लेकिन अब मौजूदा दौर में हालात काफी बदल चुके हैं। अब यहाँ विकास, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, निवेश और ऐसी कई अच्छी खबरों की चर्चा होती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 15 अगस्त को तिरंगा फहराने से प्रधानमंत्री को रोकने के लिए सिख फॉर जस्टिस ने रची है साजिश। खालिस्तानी नेता गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने किसानों और उनके समर्थकों को हजारों ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली की सड़कों को जैम करने को कहा है ताकि प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा न फहरा सके। साथ ही पन्नू ने पंजाब, कश्मीर, असम और महाराष्ट्र के किसानों को तिरंगा न फहराने की अपील कर भावनाओं को भड़काने की कोशिश की है। इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। नीतीश कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। नीतीश, और क्या जानकारी? देखिए फराह, 26 जनवरी को जिस तरह से दिल्ली में हिंसा हुई थी और लाल किले के आसपास जिस तरह की घटना हुई थी, उसी तरह की घटना को दोहराने की कोशिश कर रहा है SFJ सिख फॉर जस्टिस, जिसका जो नेता है खालिस्तानी नेता गुरुपतवंत सिंह पन्नू। सुरक्षा एजेंसियों को ये जानकारी मिली है कि उसने किसानों और उनके समर्थकों को भड़काने की कोशिश की है और उनको कहा है कि 15 अगस्त के दिन लाल किले पर जिस तरह से प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, उसको रोकने के लिए लाल किले के आसपास के इलाके को हजारों ट्रैक्टरों से जैम कर दे ताकि प्रधानमंत्री लाल किले के अंदर ना जा सके और झंडा ना फहरा सकें। इसके अलावा उसने पंजाब, कश्मीर, असम और महाराष्ट्र के किसानों को तिरंगा ना फहराने की ताकीद देकर उनकी भावनाओं को भी भड़काने की कोशिश की है। तो इन सब को लेकर सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। जी, शुक्रिया नीतीश। दिल्ली कैबिनेट ने विधायकों के वेतन भत्ते में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। न्यूज़ 18 के दीपक रावत की रिपोर्ट है कि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली के विधायकों को हर महीने 90,000 रुपए वेतन मिलेगा, जिसमें 30,000 रुपए बेसिक वेतन, 25,000 रुपए चुनाव क्षेत्र भत्ता और 15,000 रुपए सचिवालय भत्ता शामिल है। इसके अलावा विधायकों को 10-10 हजार रुपए वाहन भत्ता और टेलीफोन भत्ता भी मिलेगा। इससे पहले उन्हें हर महीने 54,000 रुपए वेतन मिलता था। दिल्ली कैबिनेट की मोहर लगने के बाद यह प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा, जहां से मंजूरी मिलने के बाद इस बिल को दिल्ली सरकार विधानसभा में पेश करेगी। 2011 के बाद दिल्ली में विधायकों का वेतन नहीं बढ़ा है। ओलंपिक्स में शामिल खिलाड़ी 15 अगस्त के समारोह में मेहमान होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को 15 अगस्त समारोह के लिए न्योता दिया। ये सभी खिलाड़ी खास मेहमान के तौर पर लाल किले पर झंडा फहराते समय वहां पीएम के साथ मौजूद रहेंगे। समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र की जयंती पर 5 अगस्त को समाजवादी पार्टी यूपी के कई जिलों में साइकिल यात्रा निकालेगी। महंगाई, कृषि सुधार कानून और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर होने वाली इस साइकिल यात्रा में अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के पंढरपुर में 2 गाड़ियों के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 9 लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश के रीवा में बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल किसानों की समस्याओं पर धरने पर बैठ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से उनके इलाके के कई किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पैसे नहीं मिले। तो सरकार काम अच्छा कर रही है तो प्रशासन के लोग को काम करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद कई हिंसा के मामलों पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई और कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इस सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि सीबीआई या एनआईए जैसी केंद्रीय एजेंसी हिंसा के इन मामलों की जांच के लिए तैयार है। त्रिपुरा के आम बासा के पास बीएसएफ के उग्रवादियों के साथ एक मुठभेड़ हुई। इसमें बीएसएफ के 2 जवान शहीद हो गए।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें एक बीजेपी नेता ने टोल कर्मचारियों से मारपीट की। आरोप है कि उन्होंने टोल मांगने पर ऐसा किया और उस टोल प्लाजा के 2 कर्मचारियों को थप्पड़ जड़ दिए। बीजेपी नेता की बदसलूकी की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें साफ दिखा कि पहले उन्होंने लाल टी-शर्ट पहने कर्मचारी को चांटा जड़ा, उसके बाद वो आगे बढ़े और फिर नीली शर्ट पहने टोल कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया। जर्मनी के जहाज ने दक्षिणी भूमध्य सागर में डूब रही एक नाव में सवार लोगों की जान बचाई। समंदर के बीच फंसी इस नाव में 26 शरणार्थी मौजूद थे, जिन्हें बचाव दल ने सुरक्षित जहाज तक पहुंचाया। इससे पहले बचाव दल की ये टीम अपनी बोट के जरिए समंदर में फंसे इन शरणार्थियों तक पहुंची। सबसे पहले नदी में फंसे इन लोगों को लाइफ सेविंग जैकेट दी गई और फिर उन्हें बचाव दल ने अपनी बोट में बैठाया। इसके बाद उनकी बोट समंदर में आगे बढ़ती दिखी, जहां उन सभी को एक जहाज पर चढ़ा दिया गया। दावा किया गया कि समंदर में तैनात ये टीम अब तक कई शरणार्थियों को सुरक्षित जगह तक पहुंचा चुकी है। राजस्थान के भरतपुर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां टक्कर होने के बाद कार और मोटरसाइकिल में भीषण आग लग गई। बताया गया कि टक्कर मारने के बाद कार मोटरसाइकिल को काफी दूर तक घसीटती रही, जिससे मोटरसाइकिल से चिंगारियां निकलने लगी और उसने आग पकड़ ली। जल्द ही आग ने कार को भी अपनी चपेट में ले लिया और सामने आई तस्वीरों में कार और मोटरसाइकिल धूं-धूं कर जलती नजर आई। खबर मिलते ही दमकल की एक गाड़ी भी वहां पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया, लेकिन तब तक दोनों गाड़ियां पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार 3 लोग बुरी तरह से घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती के मामले का बवाल थमता नहीं दिख रहा है। पिछले साल राज्य सरकार ने ऐलान किया था कि इस साल 97,000 शिक्षकों की भर्ती होगी, लेकिन इसी बीच पता चला कि ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जिनको परीक्षा में क्वालिफाइड होने के बाद भी फेल कर दिया गया था। इसी वजह से शिक्षकों की भर्ती का मामला लटक गया और लखनऊ में शिक्षक भर्ती के कैंडिडेट प्रदर्शन करने लगे। बीजेपी कार्यालय के बाहर इकट्ठा हुए इन प्रदर्शनकारियों से निपटने में पुलिस को खूब मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि वो समझाने से उसकी गाड़ी में नहीं बैठे और जब पुलिस वाले उन्हें हिरासत में लेने आए तो सड़क पर लेट लेट कर नारे लगाने लगे। शुरू में तो प्रदर्शन शांति से हुआ, लेकिन जैसे ही पुलिस वाले उन्हें हटाने पहुंचे, प्रदर्शन करने वाले अड़ गए और पुलिस के सामने ही नारे लगाने लगे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें धक्का देकर पीछे हटाया। शिक्षक भर्ती की मांग करने वाले भी अड़े रहे, जिसके बाद पुलिस ने किसी को खींचकर, किसी को उठाकर और किसी को धक्का देकर अपनी गाड़ी में ठूसना शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस वाले गुस्से में दिखे, लेकिन इन लोगों को देखकर ऐसा लगा कि वो नौकरी के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे, क्योंकि कई प्रदर्शनकारी तो पुलिस की गाड़ी से नीचे कूद गए और फिर से नारे लगाने लगे। शिक्षक भर्ती के मामले में एक तरफ अदालत में सुनवाई चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार भी गड़बड़ी की जांच करवा रही है और इसीलिए 97,000 भर्तियों का विज्ञापन आने में देर हो रही है। संदिग्ध दिखाई दिए, जिसके बाद वहां पुलिस और सुरक्षा बल ने इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाया। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 7 और 8 अगस्त को राज्य के दौरे पर जाएंगे, जहां वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। दिल्ली के आईआईटी के पास 2 ट्रकों में टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोग बुरी तरह घायल हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को 15 अगस्त समारोह के लिए न्योता दिया। ये सभी खिलाड़ी खास मेहमान के तौर पर लाल किले पर झंडा फहराते समय वहां पीएम के साथ मौजूद रहेंगे। समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र की जयंती पर 5 अगस्त को समाजवादी पार्टी यूपी के कई जिलों में साइकिल यात्रा निकालेगी। महंगाई, कृषि सुधार कानून और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर होने वाली इस साइकिल यात्रा में अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। राजस्थान के टोंक से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पानी के तेज बहाव में एक एम्बुलेंस बह गई और इस हादसे में 10 साल के एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि उसके पिता पानी में बह गए, जिनकी तलाश जारी है। यह हादसा तब हुआ जब टोंक जिले के निवाई के रहने वाले रामजी लाल बैरवा अपनी पत्नी के शव के साथ गांव लौट रहे थे। उनकी पत्नी की जयपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद किराए की एम्बुलेंस से वो अपनी पत्नी के शव को लेकर निकले। एम्बुलेंस में उनका 10 साल का बेटा भी था। तभी रेलवे स्टेशन के पास नाले को पार करते समय एम्बुलेंस पानी के तेज बहाव में बह गई। ड्राइवर और एम्बुलेंस में बैठा एक आदमी अपनी जान बचाने के लिए एम्बुलेंस की छत पर चढ़ गए, लेकिन
जी लाल बैलवा और पानी में बह गए, जबकि उनके बेटे की मौत हो गई। इस बात की जानकारी मिलते ही वहां लोगों की भीड़ जुट गई और फिर उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। काफी कोशिश के बाद एम्बुलेंस की छत पर बैठे दोनों आदमियों की जान बचा ली गई। मध्य प्रदेश में अवैध शराब बेचने के मामले में सरकार ने सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया। न्यूज़ 18 के मनोज शर्मा की रिपोर्ट है कि कैबिनेट में आबकारी एक्ट में सजा बढ़ाने से जुड़े बदलाव को मंजूरी दे दी, जिसके मुताबिक इन मामलों में दोषियों को उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा कैबिनेट से पास हुए नए कानून के बिल में 20 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। ये बिल मॉनसून सत्र में ही विधानसभा में पेश होगा और अगर ये पास हो गया तो जहरीली शराब मामले में ऐसी सजा देने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा। मध्य प्रदेश में अवैध शराब के मामलों में अभी 10 साल की सजा का प्रावधान है। लोगों के जीवन से खिलवाड़ हो रहा है। एक साथ आधा दर्जन लोग मर जाते हैं, इनको भी फांसी नहीं हो तो किसको फांसी हो। सीबीएसई के 10वीं के नतीजों में फिर लड़कियों ने बाजी मारी। सीबीएसई ने 10वीं का भी रिजल्ट जारी कर दिया। इस साल 99.04% छात्र पास हुए। लड़कियों का रिजल्ट 99.24% और लड़कों का रिजल्ट 98.89% रहा। यानी फिर लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों से बेहतर रहा। पीएम मोदी 9 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में समुद्री सुरक्षा पर होने वाली डिबेट की ऑनलाइन अध्यक्षता करेंगे। ये पहला मौका है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस का जिम्मा संभालेंगे। भारत 2 दिन पहले 1 महीने के लिए सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बना है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राज्यसभा में एक सांसद के बयान पर आपत्ति दर्ज करवाई। हालांकि उन्होंने सांसद का नाम नहीं लिया। नकवी ने संसद में बिल आनन फानन में पास करवाने वाले ट्वीट करने पर सांसद की शिकायत की। यूपी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के परिवार पर एक और बड़ी कार्रवाई हुई। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की पत्नी और उनके साले की करीब 1.25 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई। ये कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बताया गया कि दोनों के बीच महाराष्ट्र के रायगढ़ में आई बाढ़ और चीनी उद्योग से जुड़े संगठनों के मुद्दे पर चर्चा हुई। भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाने वाले ओम प्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष से मुलाकात की, जिसके बाद राज्य की सियासत में हलचल मच गई। हालांकि राजभर ने साफ कर दिया कि इससे सियासी समीकरण नहीं बदलने वाले। उन्होंने पूछा कि भाई बड़ी मेहनत करते हैं, क्या चल रहा है आपका? हम के भैया जो आपका चल रहा है हमारा चल रहा है। हम लोग आप अपना कर रहे हो, हम अपना कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी को दाल में काला दिखा। भाजपा के लोगों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया था और वो कहने के बाद अगर आज वो खुद मिल रहे हैं तो मुझे लगता है कि राजनीति में इसका जवाब उनसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। जबकि बीजेपी ने दो टूक कहा कि मुलाकात के कोई सियासी मायने नहीं है। हर बात के राजनीतिक मायने नहीं होते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जान से मारने की धमकी मिलने के मामले में बयान दिया और बताया कि वो ऐसी धमकियों से नहीं डरते। खबर है कि खालिस्तान समर्थक ने ये धमकी दी, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया गया। इमरजेंसीज हैं, वो सब चाक चौबंद है। राजस्थान के सवाई माधोपुर से भी हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां बारिश और बाढ़ की वजह से कई गाड़ियां पानी में फंसकर बंद हो गई, जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा जमा था। दावा है कि जो गाड़ियां पानी में फंसी उनमें 2 तो बह गई, लेकिन गनीमत ये रही कि पानी में बहते हुए कुछ दूर जाने के बाद दोनों कारें दूसरी गाड़ियों के बीच फंसकर रुक गई। इस दौरान कुछ गाड़ियां बगल से गुजरती हुई भी नजर आईं, जबकि कुछ लोग अपनी कार सड़क किनारे छोड़कर जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों पर चले गए। हरियाणा के रोहतक से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां पुलिस चौकी में घुसकर कुछ बदमाशों ने एक ही परिवार के 2 लोगों की जमकर पिटाई की। बताया गया कि वो लोग वहां अपने पड़ोसी की शिकायत करने पहुंचे थे। उनका आरोप है कि हरियाणा पुलिस में तैनात उनके पड़ोसी ने शराब के नशे में उनसे बदतमीजी की और जब उन्होंने उसे रोकना चाहा तो वो मारपीट पर उतारू हो गए। ये घटना 2 दिन पहले की बताई गई। जब पुलिस चौकी के अंदर घुसकर कुछ बदमाशों ने उनके साथी की शिकायत करने पहुंचे लोगों से मारपीट शुरू कर दी।
इससे पहले उन बदमाशों ने उन परिवार के बाकी सदस्यों पर भी हमला किया, जिसकी तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिनमें साफ दिखा कि कुछ लोग एक मकान के बाहर लाठियां और ईंट पत्थर लेकर पहुंचे। उन्होंने उस मकान में रहने वाले लोगों पर हमला करने के लिए कई बार उनकी तरफ ईंटें फेंकी, लाठियां बरसाई। वो लोग खुद को बचाने के लिए घर के अंदर कैद हो गए, लेकिन फिर भी घर में घुसने के दौरान उन्हें चोटें आई। बताया गया कि इस हमले में 9 लोग जख्मी हो गए। मेरा भाई है, वो अधमरा कर रखा है, जान से मारने की अभी तक मेरे को धमकियां मिल रही है। इस हमले से पहले उसी मकान के सामने कुछ लोग एक दूसरे से बहसबाजी करते दिखे। एक पल ऐसा भी आया जब एक आदमी को धक्का दे दिया गया। बात बिगड़ती इससे पहले ही वहां मौजूद महिलाएं और दूसरे लोग बीच बचाव में उतर आए। केंद्र सरकार के नंबर 1 और नंबर 2 यानी प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पूर्वोत्तर को लेकर विजन साफ है। सिर्फ विकास ही पूर्वोत्तर में न केवल शांति का पथ बनेगा, बल्कि पूर्वोत्तर के संसाधनों का सही इस्तेमाल भी हो सकेगा। नस्लीय टकराव, सीमाई भौगोलिक विवाद और पहले की सरकारों के अधूरे वादों से इलाके में हिंसा भी बढ़ी और विकास में रुकावट भी बढ़ी। अमित शाह ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सीमाई विवादों को सुलझाने का एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। समय आ गया है इस सभी चीजों को साइड में रखकर नॉर्थ ईस्ट ने एक मुश्त बनकर भारत की विकास यात्रा का ग्रोथ इंजन बनेगा। पूर्वोत्तर में ऊर्जा उत्पादन, पर्यटन स्थल और कुदरती खूबसूरती के तौर पर क्षमताओं की जड़ें बहुत गहरी और संभावनाएं आसमान से ऊंची हैं। बीते 6 साल से पूर्वोत्तर मोदी सरकार की विकास योजनाओं का केंद्र रहा है। पूर्वोत्तर के लिए 12 मुद्दों का एक्शन प्लान बताता है कि गृह मंत्री अमित शाह का पूर्वोत्तर दौरा अपने आप में ऐतिहासिक है। यह केंद्र सरकार का ऐसा प्रयास है जो समझौतों को लागू कराने से लेकर सीमा विवाद को सुलझाने तक और इस इलाके को ड्रग्स के खतरे से मुक्त करके पर्यटन क्षमता को साकार करने तक लगातार विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसी कोशिशें पहले ही होनी चाहिए थी, जो पिछली सरकारों में नहीं हुई। अब जन कल्याण और विकास की जो पहल की गई है, उस पर लगातार नजर रखी जाएगी। समझौते बक्से में पड़े हैं जिन पर इतनी धूल पड़ी है कि समझौते से ज्यादा वजन धूल का हो गया है। आसाम समझौते के दस्तावेज को 85 के बाद अगर किसी ने खोला तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने खोला, किसी कांग्रेसी सरकार ने नहीं खोला। बेहिसाब बारिश और कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर चेरापूंजी के पुराने हालात को फिर से बहाल करना केंद्र सरकार की बड़ी प्राथमिकता है। गृह मंत्री ने अपनी 2 दिन की यात्रा में हरित सोहरा वनीकरण अभियान की शुरुआत की। चेरापूंजी को स्थानीय लोग सोहरा कहते हैं। कभी इसकी पहचान हरित क्षेत्र और भारत की बारिश वाली राजधानी के रूप में थी। बीते कुछ दशक में इस इलाके में जबरदस्त वनों की कटाई हुई। मेघालय सरकार को इसकी चमक बहाल करने के लिए असम राइफल्स के साथ मिलकर काम करना है। 50 करोड़ की अनुमानित लागत से डोनर मंत्रालय और मेघालय सरकार दोनों इकट्ठा होकर इस 100 हेक्टेयर का एक नया यहाँ पर वन निर्मित हो, इस प्रकार का हम आगे बढ़ रहे हैं। अगले 3 वर्षों में यही क्षेत्र के अंदर लगभग 1000 हेक्टेयर में 1 मिलियन वृक्ष लगाने का हमारा कार्यक्रम है। भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के तहत नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कई योजनाओं को लागू कर रहा है। ये विकास परियोजनाओं की एक श्रृंखला के लिए उपग्रह तकनीक का उपयोग करने वाले कई क्षेत्रों तक फैला हुआ है। बाढ़ आने से पहले उसकी चेतावनी देने वाले सिस्टम की परियोजना असम के सभी बाढ़ प्रभावित इलाकों को कवर करती है, जो वक्त रहते तैयारी के लिए सावधान भी करती है। भूस्थानिक तकनीक से कृषि मूल्यांकन, योजना और निगरानी का काम चल रहा है। NESSC उपचार संग्रह के लिए जगह के चुनाव, परीक्षण और नोड्स की स्थापना में शामिल रहा है। UAV रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन के लिए अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन डेटा प्रोडक्ट्स रिमोट सेंसिंग शामिल किया गया है। वन कार्य योजना तैयार करने में जरूरी जानकारी देने के लिए राज्य के वन विभागों को सहायता दी गई है। राज्य की सीमाओं को तय करने के लिए सैटेलाइट तस्वीरों का उपयोग किया जाता है। निवेश और रोजगार के लिए पर्यटन बड़ा क्षेत्र है, जो राज्य का मुख्य विषय भी है। इसलिए यहाँ के विकास कार्यों में केंद्र सरकार सक्रिय रूप से शामिल है। पहले चरण में कुल 9 टूरिस्ट सर्किट विकसित किए जाएंगे। स्वदेश दर्शन और नेशनल मिशन ऑफ पिलग्रिमेज, रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव,
कार्यक्रमों के तहत वित्तीय मदद दी जाएगी। पर्यटन से जुड़ी 22 परियोजनाओं को अब तक मोदी सरकार से मदद दी जा चुकी है। एक अनुमान के मुताबिक इस पर 1500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पूर्वोत्तर रीजन के विकास कार्यों के लिए बने मंत्रालय में एक पर्यटन मंत्री के तहत पूरे नॉर्थ ईस्ट का तेज गति से सामाजिक आर्थिक विकास तय किया जा रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों की विकास योजनाओं में पर्यटन और कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। 35 नेशनल हाईवे परियोजनाओं को लागू किया गया है। इसमें 7,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले 536 किलोमीटर हाईवे शामिल हैं। 350 करोड़ की लागत से भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट विकसित किया जा रहा है। रेल संपर्क के लिए 39 किलोमीटर बेलोनिया सबरूम लाइन का काम पूरा हो चुका है, जो दक्षिण त्रिपुरा और बांग्लादेश में चट्टोग्राम बंदरगाह तक पहुंच आसान बनाएगी। उत्तर पूर्व में 2,352 किलोमीटर लंबे पूरे रेलवे नेटवर्क का बिजलीकरण किया जाना है, जिसकी लागत करीब 2,300 करोड़ है। लंबे समय से उपेक्षित संसाधनों और क्षमता का उपयोग बड़ी जीत है और अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। राजस्थान के सवाई माधोपुर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां भारी जलभराव के बाद एक मगरमच्छ घर में घुस गया, जिसे देखते ही घर के लोगों की हालत खराब हो गई। करीब 8 फीट लंबा ये मगरमच्छ पूरे घर के एक हिस्से में घूमता नजर आया, जिसे पकड़ने के लिए वन विभाग को बुलाया गया। जैसे ही वन विभाग की टीम पहुंची, मगरमच्छ के रेस्क्यू को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। उन लोगों ने बड़ी सावधानी से मगरमच्छ को मजबूत रस्सियों के सहारे जकड़ा और फिर उसे कमरे नुमा जगह से बाहर की तरफ ले आए। 3 तरफ से घिरे मगरमच्छ को वन विभाग के कर्मचारियों ने पकड़कर वैन में बंद कर दिया। घर में घुसे मगरमच्छ को देखने वालों का मजमा काफी देर तक लगा रहा। कुछ लोग तो तब तक नहीं हटे जब तक वन विभाग की गाड़ी मगरमच्छ को लेकर रवाना नहीं हो गई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां भागीरथी नदी में गंगोत्री हाईवे का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। बताया गया कि हाईवे का करीब 40 मीटर हिस्सा ढह गया, जो अचानक टूटा और ताश के पत्तों की तरह नदी के पानी में गिर गया। पानी के बहाव के साथ हाईवे का मलबा भी बहता हुआ चला गया। इस हिस्से के गिरने के बाद भी मिट्टी के साथ छोटे छोटे पत्थर नदी में गिरते रहे। लेकिन जब ये घटना घटी, एक पल के लिए वहां मौजूद लोगों की रूह भी कांप उठी। लगभग 2 महीने में कोरोना की तीसरी लहर का पीक आने का किया गया। गायक हनी सिंह IIT कानपुर और हैदराबाद के कुछ एक्सपर्ट ने रिसर्च के आधार पर की और ये बताया कि तीसरी लहर की शुरुआत तो इसी महीने हो जाएगी, लेकिन इसका पीक अक्टूबर में आएगा। हालांकि उन्होंने ये भी दावा किया कि दूसरी लहर की तरह तीसरी लहर घातक नहीं होगी। इस रिसर्च में उन्होंने वैक्सीनेशन को भी आधार बनाया, जिसके मुताबिक ये माना जा रहा है कि अगर इसी रफ्तार से वैक्सीन लगाई गई और 3 महीने के अंतराल पर 20% लोगों की इम्यूनिटी चली भी गई, तो भी हालात दूसरी लहर जैसे नहीं होंगे। तीसरी लहर उतनी अधिक प्रभावशाली नहीं होगी जितनी दूसरी लहर थी। भारत में दूसरी लहर डेल्टा वेरिएंट की वजह से आई थी, तो अब यहाँ पे काफ़ी जनसंख्या डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित होकर ठीक हो चुकी है, तो उनके शरीर में इम्यूनिटी आ गई है। घरेलू हिंसा के आरोप पर हनी सिंह को नोटिस जारी किया गया। गायक हनी सिंह के खिलाफ उनकी पत्नी शालिनी तलवार ने घरेलू हिंसा का आरोप लगाया और दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में याचिका दायर की। इस याचिका पर अदालत ने हनी सिंह को 28 अगस्त तक अपना जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया। टीम इंडिया और मेजबान इंग्लैंड के बीच शाम 4 बजे से नॉटिंगम में पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। दिसंबर तक कोविशील्ड टीकों की हर महीने की उत्पादन क्षमता बढ़कर 12 करोड़ डोज हो जाएगी। सरकार ने ये जानकारी राज्यसभा को दी। साथ ही बताया कि तब तक कोवैक्सीन की भी उत्पादन क्षमता 5 करोड़ 80 लाख डोज हो जाएगी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुए आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी समेत 2 लोग घायल हो गए। देश के कई दूसरे राज्यों की तरह राजधानी दिल्ली में भी स्कूल फिर खुलने के संकेत मिल रहे हैं। कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने एक ईमेल आईडी जारी की थी, जिसके जरिए स्कूल खोले जाने के मुद्दे पर लोगों से सुझाव मांगे गए थे। मेल पढ़ रहा था मैं, तो ऐसा लग रहा था बहुत लोग चाह रहे हैं। इस मसले पर जब हमारी टीम ने लोगों से उनकी राय जाननी चाहिए, तो ज्यादातर स्कूल खोलने के पक्ष में ही मिले। खुलने चाहिए, इससे बच्चे की बहुत पढ़ाई खराब हो रही है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने वैशाली समेत कई इलाकों में खुद कोरोना नियमों का जायजा लिया।
भारतीय हॉकी टीम का टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने का सपना टूट गया। उसे सेमीफाइनल मुकाबले में बेल्जियम ने 5-2 से हरा दिया। बेल्जियम से हार के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह से बातचीत की और अगले मुकाबले के लिए उनका हौसला बढ़ाया। अब भारतीय टीम कांस्य पदक के लिए मैदान में उतरेगी। बिहार के बेतिया से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। वहां 2 नाबालिग बच्चों को चोरी के आरोप में बेतहाशा पीटा गया। इससे पहले दोनों बच्चों को एक खंबे से बांधकर पहले तो उनका मुंडन कर दिया गया। आधा सिर गंजा करने के बाद लोगों ने उन बच्चों को लाठी की मदद से बहुत बुरी तरह से पीटा। बताया गया कि इन दोनों बच्चों पर गांव के लोगों को चोरी का शक था, जिसके चलते उन्हें ये सजा दी गई। घटना का वीडियो बनाने के लिए वहां भीड़ जमा थी, लेकिन किसी ने भी बच्चों को छुड़ाने या मारपीट कर रहे लोगों को रोकने की कोशिश तक नहीं की। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोगों ने एक ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को ही पीट दिया, जिसकी वजह एक मामूली विवाद बताई गई। बताया गया कि बीच सड़क पर मोटरसाइकिल लगाकर खड़े दबंगों की बाइक को पुलिस जवान की स्कूटर से टक्कर लग गई। इतनी बात पर वो और उसके साथी भड़क गए और उसको बुरी तरह पीटने लगे। उसे घेर लेने के बाद एक लड़के ने पास की दुकान से तवा उठाकर जवान के सिर पर दे मारा, जिसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। धारदार हथियार से मेरे पे वार किया। ये देखिए, इसमें से 2-3 इंच गहरा घाव है, 8-10 टाके आए हैं इसमें। घायल सब इंस्पेक्टर का आरोप है कि दबंग रसूखदार परिवार से हैं। साथ ही उनमें एक आरोपी का पिता पुलिस महकमे में भी है, इसलिए उसकी रिपोर्ट लिखने की जगह उस पर समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। आज की ताजा खबर में एक छोटा सा ब्रेक।